अच्छा जी। तो तुमसे कहते हैं कि अ बॉल इज फायर्ड horizontally with the speed of 41 meter per second from a stationary cannon, okay, at the top of the hill. The ball lands on the horizontal, अच्छा देखो, एक तो ये वर्ड मैं हाईलाइट करूँ, द बॉल लैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दैट इज वर्टिकली डिस्टेंस of 57 meter below the cannon as shown in the figure, सही। देखो, हॉरिजॉन्टली थ्रो करने का मतलब ये है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, राइट। ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए ये बात कि जब जब तुम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो इसका मतलब है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अगर तुम्हारे पास पूरा पाथ ये बनता है, क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं अपना, प्रोजेक्टाइल का, तो इसका मतलब है यू आर एक्चुअली डूइंग हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती थी, राइट। हाँ, अगर तुम इस तरह का कोई प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो करो, तो उसके अंदर फिर ये सिनेरियो नहीं होगा, सही है। उसकी फिर इनिशियल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी होंगी। है। तुम्हें वर्टिकल डिस्टेंस भी दे दिया, तुम्हें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी पता चल गई है, और तुम्हें एक्सेलरेशन पता होती है 928 तुमसे क्या कह रहा है। अज्यूम द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब है कि तुमने ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हो इन योर फार्मूला, या फिर जो है तुम काइनेमेटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तुम्हें मास नहीं दिया हुआ इसने, तो तुम स्ट्रेट अवे काइनेमेटिक्स की चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ऑल दो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टाइम निकालने का बोल रहे हो तो शायद फंस जाओ। अच्छा जी। तो हमारे पास जो है ना, हाइट हमें पता है 57, राइट। यू इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जीरो। वी जो कि यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे, हमें नहीं पता है। टाइम के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, और या एक्सेलरेशन आएगा पहले। 9.81 है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो प्लस में होगी, और टी हमें नहीं पता है, राइट। अगर हम ये वाली इक्वेशन रिलेट कर लें, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास 57 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.81 इंटू पी, राइट। ये बन रही है इक्वेशन। अब देखोगे, तुम मैथ्स वाले हो तो तुम पहले सिंपलीफाई कर लो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर में डालना। अगर तुमने जिंदगी भर में कभी पाला नहीं पड़ा, या लाइक 64 साल पहले मैथ्स पढ़ी थी, उसके बाद अब पता भी नहीं कि कैसे होती है मैथ्स, तो तुम इसको अलग से कैलकुलेटर में सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, और फिर डिवाइड कर दो, राइट। तो मैं जो करता हूँ वो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 57 × 2 डिवाइडेड बाई 9.81 एंड ऑन द राइट। अब इस पूरी चीज को मैं कैलकुलेटर में उठा के डाल दूंगा, सही। इससे मुझे एक एडवांटेज ये होगा कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो फौरन फौरन हो जाएगी, मेरा टाइम बचेगा, सही। और मेरी जो है ना एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। क्योंकि अगर आप हर पार्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर दोगे, सही है। तो जब डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेंगे, तो आपका आंसर इनएक्यूरेट कर देंगे, राइट। और टाइम आपका अलग से लगेगा कि पहले एक स्टेप लिखोगे, फिर कैलकुलेटर उठाओगे, फिर एक स्टेप लिखोगे, फिर कैलकुलेटर उठाओगे, तो ये चक्कर है। लेकिन अगर तुम इतने चीता हो, इतने शफातर हो, तो तुम कर लेना, अदरवाइज होशियारी मत करना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनएक्यूरेसी आएगी, फाइन, कोई मसला नहीं, राउंड ऑफ करके साइंस के हो जाएगा, सही है। उतनी इनएक्यूरेसी नहीं आती है, राइट। तो खैर, अगला पार्ट, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the ball from the cannon at the point where the ball lands on the ground, okay। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल मोशन के अंदर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर तुम्हारे पास क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला बचता है, राइट। तो अगर हम ये यूज करें और हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, वी नो द हॉरिजॉन्टल स्पीड दैट इज 41.0, जिससे वो थ्रो किया गया था, राइट। एंड टाइम तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर टाइम एक ऐसी कॉमन चीज है जो दोनों को रिलेट करती है एक दूसरे से, राइट। तुम वर्टिकल का टाइम हॉरिजॉन्टल में यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल का टाइम वर्टिकल में यूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कोई भी चीज वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल में नहीं आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल में नहीं आनी चाहिए, सही है। तो तुम्हारे पास जो है 41 × 3.4
तो आई एम गेटिंग 139.4, सो मैं उसको 140 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, राइट, 2SF के लिए। पार्किंग फी देख लेते हैं, 140 दे रहा है, ओके परफेक्ट। स्टेट एक एक नंबर है, क्वेश्चन को ज्यादा वो कोई काम करा भी नहीं रहा। कहते हैं आपसे कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द कैनन एट द पॉइंट वेयर द बॉल लैंड्स इन द ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो ये बन रहा है, राइट। तो बेसिकली सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि ये तुम्हारा कैनन था, यहाँ से तुमने बॉल हिट की, यहाँ पे आके उसने टप्पा खाई है, और ये तुम्हें वर्टिकल डिस्टेंस पता है, और ये तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता है। वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हें पता था 57, जो कि उन्होंने दे रखा था। हॉरिजॉन्टल तुमने निकाल लिया है 140, तुम्हें ये निकालना है, राइट। डायगोनल डिस्टेंस निकालना है। तुम्हें दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आंख बंद करके, आंख खोलोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है, सो तुम्हारे पास लेट्स से ए बी ले लेते हैं उसको, 57 का स्क्वायर, सही है, प्लस, अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, 140। अपनी तरफ से कोई चीज़ इनिशियलाइज भी मत करवाना, वरना थोड़ा सा गलत होता है। तो इसके बजाय डायरेक्ट आप ये लिख दो कि डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई वेरिएबल दिए हुए होते हैं यहाँ पे, लाइक ए बी के फॉर्म में दिया हुआ होता देन वो सही था। अदरवाइज कि तुम डिस्प्लेसमेंट ही लिख के डायरेक्ट उसको वो कर दो, राइट। और फिर इसका रूट भी कर देते हैं, सही। तो मेरे पास आ जाएगा 57 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर। So I am getting 151.58, so which we can round it off to 150, right? सी, हाँ 150। देखो इसने भी यही कर रखा है कि इसने भी जो है ना डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ए भी है कोई और फॉर्म में, एक्स एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। सही है, अगर कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो फिर उसी की फॉर्म, उसी उसका पूरा नाम लिख दो, सही है। और अगर कोई चीज़ दी हुई है देन फाइन, उसकी उसकी वाली नेमिंग आप यूज कर सकते हो, राइट। तो हमसे कह रहे हैं द बॉल लीव्स द कैनन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 और द फिगर 3.2 sketch a graph to show the variation of the magnitude v of the vertical component, right? Of the velocity of the ball from t0 to t, this means numerical values are not required। तुम्हें पता है कि तुमने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था या हॉरिजॉन्टली फायर किया है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास होगी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट। और तुम्हें पता है कि बॉल ने नीचे गिरना है जाके, और एक्सेलरेशन है 9.81 की कांस्टेंट, राइट। तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताते हैं। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि एक एक लाइन सेगमेंट बनेगी, मे बी इन तीनों में से कोई। तुम्हें दिख रहा है कि 9.81 ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, 9.81 पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, और ये जीरो ग्रेडियंट होता है, सही है। तो और तुम्हारे पास लाइन क्या है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है, उससे बच्चों में लिख रखा है तुम्हारे लिए। आगे आ जाओ। तो अगले पार्ट में तुमसे कहते हैं कि द कैनन रिकॉइल हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ इतना, ओके, व्हेन इट फायर्स अ बॉल, और व्हेन इट फायर्स अ बॉल द टोटल मास ऑफ द कैनन, मास इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो एनर्जी की तरफ खींचेंगे क्वेश्चन को, या फोर्सेस की तरफ लेके जाएंगे, शायद फोर्स की तरफ ले जाए। Assume that no external horizontal force act on the ball can system. Okay. तुमसे कह रहे हैं determine to three significant figure the mass of the ball. Okay. अच्छा, बल्कि हम ना यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मास ऑफ द बॉल। क्योंकि तुम्हें पता है कि इनिशियली जब उसने उसको फायर किया तो कैनन स्टेशनरी था, स्टेशनरी कैनन था, बॉल भी स्टेशनरी थी। तो इनिशियल मोमेंटम तुम्हारे पास आ गया, इनिशियल लीनियर हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तुम्हारे पास आ गया 0, राइट। और जैसे ही तुमने धमाका किया, जैसे ही तुमने गोलाबारी की, तो तुम्हारे पास बॉल आगे गई, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ को मेंटेन रखने के लिए कैनन ने पीछे जाना है, राइट। अच्छा जी। सो जो बॉल आगे को मूव की थी वो 41 मीटर पर सेकेंड से मूव की, राइट। और जो कैनन पीछे मूव किया वो 0.34 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, राइट। जो मास ऑफ द बॉल था वो अननोन है, जो मास ऑफ द कैनन है वो है 480, राइट।
तो अब इस सिनेरियो को हम यूज कर लेते हैं। देखो प्लीज, मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को लिफ्ट करा देना, कटा मत देना प्लीज। आई एम टेकिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव, राइट। अच्छा जी, तो इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा, तो M and 41। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही है। टोटल मोमेंटम before the collision is zero, right? So total momentum after the collision must also be zero, right? So zero is equals to, after the collision मेरे पास आ जाएगा mass times velocity, right? Plus 148 का मास है, टाइम्स -0.34, राइट। तुम यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकालो, दैट्स व्हाई आई पुट द पॉजिटिव साइन, राइट। अगर मैं तुम्हें कोई भी तीन चार नंबर दे दूँ, तुमसे बोलूँ तुम इसका टोटल निकाल लो, तुम ऑब्वियसली बात है उनको ऐड करोगे, राइट। हाँ, अगर कोई नंबर सिर्फ नेगेटिव है तो तुम वहाँ पे ब्रैकेट लगा के नेगेटिव लिखोगे, सही। तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आ सके। अच्छा जी, इसको उस तरफ दूसरी तरफ फेंक दो। 140 1480 इंटू 0.34 इक्वल टू की दूसरी तरफ फेंकोगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 41 से डिवाइड कर दो, से गेट योर मास, राइट। तो 1480 41, तो आई एम गेटिंग 12.27, तो 12 ही सही रहेगा, सही। तो आई एम गेटिंग 12 kg, ओके। 12 अच्छा सॉरी, उसने क्या रखा है CSF के अंदर, तो 12.2, दैट्स फाइन, ओके। अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसने डायरेक्ट जो है ना, ये किया हुआ है, डायरेक्ट उसने फॉर्मूला लगाया हुआ है, कोई ये नहीं लिखा कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन क्या है, कुछ है नहीं है, अल्लाह जाने। उसने स्ट्रेट अवे दे दिए और स्ट्रेट अवे लगा दिए, सही है। और इन्होंने क्या किया है, कुछ तो किया है जो कि इनको पता है। अम, तो ये यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा हुआ है कहीं पे, सही है। तो खैर, तुम्हारे ध्यान में कोई और तरीका आ रहा हो तो मुझसे भी कर लेना। जब तक आंसर सही आ रहा है और इनमें से कोई तरीका है तो उसका मतलब है वो सही है। अच्छा जनाब, अगले पार्ट में आ जाओ। The cannon now fire a ball of a smaller mass. Assume that air resistance is still negligible. State and explain the change, if any, on the graph due to the decrease in the mass of the ball. 3.2 पे हमने ग्राफ बनाया भाई, ये रहा। देखो बच्चों, जब तुम काइनेमेटिक्स लगा रहे होते हो और तो उसके अंदर जो है ना, तुम्हें पता है कि किसी भी काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर मास इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर रखा होता है, राइट। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर तुम्हारा ज्यादा मास होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तेज ट्रेवल करेगा, अगर कम मास है तो ऑब्जेक्ट हल्का ट्रेवल करेगा, लाइक अगर तुम फ्री फॉलिंग कर रहे हो, राइट। लेकिन ये एक्चुअली है तब ट्रू होता है जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ये फिर जो है ना, एक हाथी नीचे फेंक दो और एक कोई और चीज, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट नीचे फेंक दो, दोनों सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे, राइट। बिकॉज ग्रेविटी अट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम एज विद 9.81, यानी हर दोनों की वेलोसिटी एक सेकेंड के बाद 9.81 बढ़ जाएगी। मतलब तुमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया जीरो वेलोसिटी से, तो अगले एक सेकंड के अंदर, सही है, जब एक सेकंड पास होगा तो इसकी जो नई वेलोसिटी होगी वो 9.81 होगी, राइट। 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ 9.81 होगी, सही है। 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ 9.81 होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा होता है, राइट। वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही होती है। खैर, तो यहाँ पे चूंकि ऑल द काइनेमेटिक इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो मास से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भाई नो चेंज ऑन द ग्राफ एज द
या तुम ये लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या फिर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, तो ये लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, राइट। या तुम ये भी कह सकते हो कि negligible air resistance will not create any effect on the less mass or more mass, right? खैर देखते हैं इनकी माइनॉरिटी में ये क्या रखते हैं। Acceleration of free fall is unchanged, not dependent on the mass, no change in the graph. Okay, fine. सही, तो ये क्वेश्चन आई थिंक तुम इसमें पार्ट ई के अंदर शायद फंस जाओ। तुम्हें शायद ये पिक ना हो पाए कि मोमेंटम का क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम देखो वेलोसिटीज दी है, मासेस दी है, तो तुम्हें वहां से पकड़ना चाहिए कि मोमेंटम का क्वेश्चन है, या फोर्स तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए। सही, बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था कोई पार्ट, राइट। तो चलो।